जय हिंद दोस्तों, लर्निंग इच में आपका स्वागत है। लर्निंग इच क्या है? लर्निंग इच एक छोटा सा चैनल है जहाँ पे मैं फाइनेंस रिलेटेड एक एक करके वीडियोस डालते जाऊंगा। और यहाँ पे तो हम म्यूचुअल फंड सीख रहे हैं इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करना है। बट उसके अलावा लर्निंग इच पे आपको क्या मिलेगा वो ये है कि मतलब अगर मार्केट में चलो कोई ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे कि कुछ टाइम पहले हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है। एंड उस रिपोर्ट की वजह से अडानी के स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता था। एंड वहाँ पे फिर सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया। एंड सब कुछ लफड़ा जो भी था वो सब सेटल हो गया। इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मानो अगर वहाँ पे कुछ कुछ गलत हो जाता, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता, तो उस वजह से इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और मार्केट पे फ़र्क पड़ा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके पोर्टफोलियो पे, आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, वैसे रिलेटेड सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करूँगा। एंड उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ एक एक करके डालता जाऊँगा। या छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम एकदम बिगिनर लेवल पे म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखने वाले। इसमें मैं कोई बड़े बड़े रेशियोज, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज या फिर ऐसी कोई भी ट्रिकी इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करूँगा जिसको आपको बैठ के सीखना पड़े। ये वीडियो पहले ही बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो या तो स्टूडेंट है, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है। अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो भी अभी तक उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ सके। या फिर आप बिजनेस ओनर हो, या फिर आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन हो, या फिर आप आपका लाइफ इस प्रकार से चल रहा है कि आप फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो उन सारे लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया। एंड ये वीडियो भी उन सारे लोगों को ही टारगेट कर रहा है। सो प्लीज़, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी माइंडसेट से देखना कि एकदम बेस लेवल पे हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए। एंड किन किन चीज़ों, किन कैसे कैसे वेबसाइट्स पे जाना है, कौन से पैरामीटर्स देखने हैं, एंड कैसे ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड को पिक करना है वो देखेंगे। ठीक है। सो ये था इंट्रो। अब वीडियो स्टार्ट करता है। सो गाइज, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप हाई रिस्क ले सकते हो, मॉडरेट लेवल पे ठीक ठाक रिस्क ले सकते हो, या फिर लो रिस्क ले सकते हो। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितना अर्न करते हो, आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप कौन से प्रोफेशन में हो, वहाँ पे आपकी सैलरी कैसी है। या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपकी पॉकेट मनी कितनी है। तो मतलब ये खुद खुद को पता होता है। इसमें मतलब उतना ज़्यादा अपने को कैलकुलेशन, बैठ के कैलकुलेशन करने की या फिर लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है, तो फिर आपको पता होगा आपको कितना रिस्क लेना है। हाँ, आप आगे जाके ऐसा भी कर सकते हो कि आपने दो अलग अलग तरीके के रिस्क को केटर करने वाले अलग अलग फंड्स को सिलेक्ट कर लिया। बट वो कैसे होगा वो मैं आगे बताता हूँ। पहले हम समझते हैं कि अलग अलग रिस्क कैपेसिटी पे कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो हम पहले नोट डाउन करते हैं कि कैसे टाइप का रिस्क हो सकता है। पहले तो हो गया हाई रिस्क, फिर हो गया मॉडरेट रिस्क, फिर हो गया लो रिस्क। अब इन सारे रिस्क टाइप के सामने कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स है ये समझने के पहले आई फील पहले ये समझना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स मार्केट में होता है। बेसिकली अलग अलग स्टॉक को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। बट बेस लेवल पे एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है। एक हुआ लार्ज कैप, एक हुआ मिड कैप, और एक हुआ स्मॉल कैप। ये मोटा मोटा सिंपल सा डेफिनेशन है। अब लार्ज कैप क्या होता है? जो पूरे मार्केट की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो सालों से है, जो बहुत टाइम से बिजनेस चला रही है, जो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते उनको भी उनका नाम पता होता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गया, फिर कोटक महिंद्रा वाला ग्रुप हो गया, या फिर HUL हो गया, HDFC बैंक हो गया। ऐसे कुछ कुछ कंपनीज जो सबको पता होती है कि ये बहुत टाइम से अपना धंधा चला रहे, और इनमें कोई रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज ये स्टेबल बिजनेसेस होते और ये ज़्यादा रिस्की नहीं होते। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, वो लार्ज कैप में आती है, और इनका रिस्क जो होता है लो होता है। सो लो के लिए मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ। फिर मिड कैप कंपनीज, अब लार्ज आप समझ गए तो मिड से मतलब इट इज़ क्लियर कि लार्ज कैप जितनी बड़ी तो नहीं है, उतनी वेल नोन शायद नहीं होगी, आपने शायद इन कंपनीज का नाम नहीं सुना होगा। बट स्टिल ये कंपनीज ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक धंधा कर रहे हैं। ये लोग अच्छा रिटर्न लेके आ रहे, एवरेज सा रिटर्न लेके आ रहे, और इसमें रिस्क लेवल भी मॉडरेट है। तो ये
मॉडरेट के लिए मैं M मार्क कर देता हूँ। फिर स्मॉल कैप जो है वो हाई रिस्क होता है, H फॉर हाई रिस्क, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, इन कंपनीज में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने नाम ही नहीं सुना होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनीज क्या करती है। तो फिर भाई इसमें मैं पैसे क्यों डालूँ? उसी के लिए तो ये वीडियो है, आपको उन कंपनीज का एनालिसिस थोड़ी करना है, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। और म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, वो लोग आपकी जगह पे किसी एक्सपर्ट को बिठाते, सारे पैसों को वो कलेक्ट करते और एक्सपर्ट्स के थ्रू वो इन कंपनीज को एनालाइज करवाते। बट लेकिन स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? सीधी सीधी बात है, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एकदम हाई है तो फिर आप स्मॉल कैप के लिए जाओगे। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो है, लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, कहीं पे बीच में मॉडरेट में आता है, तो आप मिड कैप के लिए जाओगे। और ये लार्ज कैप जिनको रिस्क उतना नहीं लेना। तो फिर यहाँ पे मतलब अगर ये तो हो गया स्टॉक्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस में हम ये कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई रिस्क होता है, वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, फिर आते हैं थीमेटिक कह लो, या फिर आप कह लो कि सेक्टोरल फंड्स है। अब हाई रिस्क जिनको लेना है उनके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होता है, या फिर थीमेटिक या फिर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होता है। स्मॉल कैप तो मैंने बताया। अब ये ऐसा फंड होगा स्मॉल कैप फंड जिसमें सारी स्मॉल कैप कंपनीज में, इक्विटी स्टॉक्स में पैसा लगाया जाएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। थीमेटिक यानी क्या? थीमेटिक या सेक्टोरल यानी क्या? मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंड होगा जिसमें पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर टाइप ऑफ धंधा करने वाले स्टॉक्स में, धंधा करने वाले कंपनीज में हम पैसा लगाते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर में आपका टीसीएस आ गया, आपका टीसीएस जैसी दूसरी कंपनी जो भी है जो टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एचसीएल हो गया, वैसी सारी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। और उनका एक लिस्ट बनाया जाता है कि कौन सी कंपनीज है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, उनको फिर एक्सपर्ट्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। फिर आता है मॉडरेट रिस्क। अब मॉडरेट रिस्क के लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं? यहाँ पे तो मैंने बता दिया स्टॉक्स के लिए मिड कैप, बट यहाँ पे ना आप मोटा मोटा लार्ज कैप में भी जा सकते हो, या फिर लार्ज एंड मिड कैप में भी जा सकते हो, या फिर आप सिर्फ मिड कैप में भी जा सकते हो। सो एक मिनट, इसको थोड़ा मैं सुंदर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हाँ। तो अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैंने लार्ज कैप को डाला है मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप नया नया सीख रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप खुद से स्टॉक में डालने जाओगे तो 2 स्टॉक में पैसा डालोगे, 4 स्टॉक में डालोगे, 10 स्टॉक में डालोगे। बट यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड है ना, भले लार्ज कैप है, इक्विटी स्टॉक्स है, रिस्की हो सकते हैं, बट उतना ज़्यादा भी रिस्की भी नहीं है ना। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कंपनीज होगी जो पहले से बहुत टाइम से अपना धंधा चला रही है, उसमें ऐसा कुछ रिस्की आप काम नहीं कर रहे, तो फिर आप बेशक लार्ज कैप स्टॉक्स वाली म्यूचुअल फंड्स के लिए जा सकते हैं। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फिर आता है मिड कैप कैटेगरी। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड्स यानी कि नाम से ही सिंपल है, इसमें एक रेशियो होगा, समझ लो अगर 50-50 है तो पूरे फंड में आधे स्टॉक्स वैसे होंगे जो लार्ज कैप होंगे, आधे स्टॉक्स वैसे होंगे जो मिड कैप होंगे। फिर लो के लिए ना आप यहाँ पे स्टॉक्स के हिसाब से देखोगे तो मैंने तो बोल दिया था कि लो रिस्क यानी कि लार्ज कैप, बट नहीं, म्यूचुअल फंड्स के केस में वैसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में लो रिस्क यानी कि आपके पास डेट फंड्स अवेलेबल है, आपके पास ETFs अवेलेबल है, आपके पास इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, और भी कुछ कुछ टाइप होते हैं, बट मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आसान भाषा में, सिंपल बिगिनर्स के लिए ये 3 टाइप के फंड्स होते हैं। डेट फंड्स यानी कि डेट सिक्योरिटीज़ में ये सारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिश करती है जिसपे अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं, एंड अच्छा खासा पैसा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से ही जाता है। एंड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पैसा लगाती है वो किसका लगाती है? आपका पैसा, मेरा पैसा, हम जो इन फंड्स में डालते हैं वो लगाती है। फिर ETFs वो होते हैं जो अलग से
एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। इसमें भी कई तरह के इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं, गोल्ड बीज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स होते हैं। फिर आते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या है, मैंने अभी भी बोला कि ईटीएफ के अंदर भी इंडेक्स फंड होते हैं, तो इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड बेसिकली अपना जो मार्केट है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आपने सुना होगा शायद से, अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जो पर्टिकुलरली इंडिया के टॉप टॉप कंपनीज को अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से लिस्ट करते हैं। एंड सिर्फ उन कंपनीज में जब कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उस फंड को इंडेक्स फंड कहा जाता है। तो ये हो गया अपना रिस्क कैटेगरी। अभी इस वीडियो के लिए हम समझ के चलते हैं कि आपका रिस्क कैटेगरी जो है वो मॉडरेट है। तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं अब इसमें से कौन से फंड में जाए। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हम लार्ज एंड मिड कैप में जाएंगे, ठीक है। तो ये अब कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कोई आपको पीपीटी ऐसा कुछ एनिमेशन वैसा कुछ करके नहीं दिखाने वाला, मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे फंड को ढूंढा जा सकता है। हाँ, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो चलिए देखते हैं। सो हाँ गाइज, मैंने आपको बताया कि मैं वेबसाइट पे लेके जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो मैं जो वेबसाइट पर्सनली यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड पर रिसर्च करने के लिए वो है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला क्लिक आ गया, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसा कुछ दिखेगा अपना वेबसाइट, ये अपना मेन वेबसाइट है। मोटा मोटा हम इसी वेबसाइट पे सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरा ग्रो का टैब भी खुला हुआ है, मैंने यहाँ पे लॉगिन भी करके रखा हुआ है। बट क्या होता है ना, ग्रो में उतनी सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाते। वैसे अपने को उतनी सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है, ज़्यादा हम कुछ देखने नहीं वाले, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ फंड को ढूंढ सकते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हो गया। सर्च करके यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होगा, तो आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्लेमर गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही ग्रो की तरफ से ना ही वैल्यू रिसर्च की तरफ से। ये मैं खुद अपना पर्सनल यूज़ में जो करता हूँ, पर्सनल लाइफ में जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हाँ, ग्रो से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड को सेलेक्ट करके यहाँ से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ तो गए, बट फंड में ढूंढूं कैसे, राइट? वो क्वेश्चन आएगा अपने को। हाँ, ये रहा चूज इजीली वाला, यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसके अंदर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड दिया है। आप चाहे तो ये वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस में जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसमें से चूज कैसे करें? तो अगर आपके पास पॉसिबल है कि एक्सेल पे जाके डाउनलोड करके आप इसको वहाँ पे देखें तो बहुत ईजी हो जाएगा, वरना फिर यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ें फिल्टर करके देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक्सेल पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट एक्सेल बटन क्लिक किया, सीधा मैं एक्सेल पे लेके चलता हूँ आपको। सो हाँ, एक मिनट, ये अपना एक्सेल है। अब यहाँ पे भी वही है जो हमने वहाँ पे देखा था, बस इतना है कि वहाँ पे हमने वेबसाइट पे देखा था, ये एक्सेल फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, हम एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर लगा के कैटेगरी में आ सकते हैं, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था कि हम अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से हम कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। कैटेगरी में गए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल हटाया और इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप, अपनी बात हुई थी राइट कि अपने को ये फंड देखना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, इसने मुझे कुछ नाम दे दिए, कुछ 8 म्यूचुअल फंड दे दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, चलो फॉर एग्जांपल HDFC का नाम तो सबसे सुना ही है, तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड हम उठा लेते हैं। अब इसको जाके हम सर्च करते हैं अपने वेबसाइट वैल्यू रिसर्च पे। आ गए हम वैल्यू रिसर्च पे। अब यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च फॉर फंड्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे मैंने ये डाला, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, फिर फंड को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फंड का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू, रिटर्न, प्रीमियम कवरेज, रिस्क, पोर्टफोलियो, फंड न्यूज़, अदर, ऐसे 3-4 ऑप्शन मेरे को अवेलेबल है। ये प्रीमियम कवरेज वाला लॉक्ड है बिकॉज इसके लिए अलग से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है एंड आई डोंट फील मुझे भी इसकी ज़रूरत है और ना ही किसी बिगिनर को इसकी ज़रूरत होगी, बिकॉज मोटा मोटा हम जो जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे काम चला लेंगे। इन केस आप चाहते हैं कि प्रीमियम कवरेज में क्या होता है वो देखना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली किसी दिन इस पर भी वीडियो निकालेंगे। तो अभी के लिए हम जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे देखते हैं। चार्ट अपने लिए बिगिनर्स के लिए आई डोंट फील चार्ट उतना मायने रखता है, हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे SIP कैलकुलेटर है, आप इस पर डाल के देख सकते हैं। SIP कैलकुलेटर ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, हर वेबसाइट पे ना SIP कैलकुलेटर है। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो सिर्फ एक टैक्टिक है जहाँ पे लोग बैठ के कैलकुलेट करें कि मैंने अगर इतने महीनों में इतना पैसा डाला होता तो इतना बन गया होता। वो सिर्फ एक बहुत बेस एस्टिमेट देता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती। उसमें अलग अलग आउटलायर्स मार्केट में कुछ होता है, कभी किसी का वॉर हो गया तो कभी कोविड जैसा कुछ हो गया, तो उस सारे सिनेरियोस को ये जो नॉर्मल सा वेबसाइट पे जो होता है अपना SIP कैलकुलेटर वो कवर नहीं कर पाता। उसको हम साइड पे रखते हैं। हम ना सीधा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो पीयर कंपैरिजन भी अवेलेबल है। हम सीधा आते हैं इसके बेसिक डिटेल्स पे। रिटर्न में आता है, ये रिटर्न था। रिस्क, ये रिस्क है। इसका पोर्टफोलियो क्या है? हाँ, हम पोर्टफोलियो देखते हैं। हमने देखा था लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लार्ज इसमें इसके ये फंड में जितनी भी लिस्ट ऑफ कंपनीज है उसमें 26% स्टॉक्स जो है वो लार्ज कैप है, 35% जो है वो मिड कैप है, और 35% जायंट कैप है। यानी कि लार्ज कैप कंपनी से भी बड़ी अगर कोई कंपनीज है तो वो भी इस फंड में है। तो आप बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, इसमें थोड़े बहुत 2.5% का स्मॉल कैप भी है, पर वो ठीक है। मोटा मोटा 35% मिड कैप है और कुछ 60% के आसपास सेफ फंड्स है। तो यह नॉर्मल सा फंड है, अच्छा फंड है। अब इसको हम इसके बारे में और क्या देख सकते हैं? यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो मिल गया, यहाँ पे आपको टॉप होल्डिंग्स दिखाई देती है। टॉप होल्डिंग्स पे ना हम अभी नहीं आएंगे, पीयर कंपैरिजन जब करेंगे उस पर आएंगे। तो तीन चीज़ मैं बता देता हूँ किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। एक तो अपन ने पहले तो ढूंढ लिया कि कैसे फंड को ढूंढना है। फिर एक बार फंड में चले गए आप, तो आई फील बिगिनर के लिए एग्जिट लोड कितना होगा, एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, और पीयर कंपैरिजन, ये तीन चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो ढूंढते हैं कि इसका कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ग्रो पे आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना, वैल्यू रिसर्च से तो आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। मतलब आई डोंट रिकमेंड आप ग्रो या जीरोदा या किसी एक वेबसाइट पे ही जाओ। तो आप ग्रो में, ये तो चलो निपॉन है, अपना क्या था, HDFC लार्ज एंड मिड कैप था, राइट। इस फंड में मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मल सा SIP कैलकुलेटर है, होल्डिंग्स का लिस्ट है, इस पर हम बाद में आता है। फिर एलोकेशन दिया है, ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू रिसर्च पे भी मिल जाती है। एडवांस रेशियो से अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एडवांस रेशियोज पे भी देख सकते हैं। फिर आता है ये रहा, ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स का सेक्शन है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो ना, अब म्यूचुअल फंड कंपनी फ्री में तो आपको काम करके नहीं देगी, राइट। फ्री में आपको पैसा बना के क्यों देगी? भले आपने उनको अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप उनके हाथ में हवाले कर रहे हो, बट फिर भी वो अपने एक्सपर्ट्स लगा रहे, अपना टाइम डाल रहे, एफर्ट डाल रहे, आपका पैसा मैनेज करके आपको रिटर्न बना के देने के लिए। तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ तो कमीशन चार्ज करेंगे ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कमीशन है, आपका पैसा मैनेज करके उसको बढ़ाने के लिए वो लोग ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो आप जितना भी आप पैसा डालते जाओगे, आपका जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर ये एक्सपेंस रेशियो 0.81% लगता है। फिर आता है, अब ये 0.81 सबके लिए नहीं है, इस पर्टिकुलर फंड के लिए 0.81% है। फिर सेकंड जो मैंने बोला था, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है? अब यहाँ पे लिखा है कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। यानी कि अगर आप एक साल के अंदर फंड को बेचते हो, जितना भी पैसा डाला था, समझ लो आपने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, 10 महीने तक आपने किया, 5,000 जमा हुए, और मार्केट भी भागा था तो आपके स्टॉक भी भागे थे, तो आपको कुछ 5,000 के बदले 6,500 हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का वर्थ। तो 11वें महीने में आप सोच रहे हो कि मुझे ये 6,500 मेरे को नीड आ गई है, मैं निकाल लेता हूँ। तो 6,500 जब आप बेच के निकलने जाओगे तब उस पर ये 1% का लोड लगेगा। मतलब एक्सपेंस रेशियो तो लगता ही है, उसके अलावा 1% का एक एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि आप एक साल के पहले बेचने जा रहे हो। अब अलग अलग फंड्स का, अलग अलग AMCs का अलग अलग रूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है इसके लिए, बट इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है, ये तो लगना ही है। एंड वैसे भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई एम होपिंग कि आप एक साल के पहले तो नहीं बेचोगे, आप लंबा रखोगे उसको।
तो हाँ, वैसे भी 1 साल के बाद अगर आप इस फंड को बेचते हो तो इसमें कोई एग्जिट लोड के चार्जेस नहीं है। और स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस तो नॉर्मल चीज़ें है, ये आपको हर जगह मिलते ही है, चाहे आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो। तो ये अपने दो पैरामीटर्स में दो हो गए, तीन पैरामीटर्स में दो हो गए, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तीसरे पे आते पीयर कंपैरिजन। अब पीयर कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? तो पीयर कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे फंड्स में सिर्फ आप हवर करेंगे और यहाँ पे फंड कंपेयर के ऑप्शन पे आएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ फंड्स के नाम दिए हुए होंगे, मैं एक काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ और वो जो लिस्ट हमने देखी थी ना, कौन सी लिस्ट बताता हूँ आपको। ये जो लिस्ट हमने देखी थी, इस लिस्ट में से हम कुछ 5 फंड उठा लेते हैं और उसको कंपेयर करके देखते हैं। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस वैल्यू रिसर्च वेबसाइट के बारे में, यहाँ पे आप मल्टीपल फंड्स को एक साथ अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे फंड्स को प्लॉट कर लिया। मैंने इसमें से कौन से फंड चूज़ किए वो भी एक बार दिखा देता हूँ। इस पर मैंने कुछ ऐसा कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं लगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर तो करके रखा ही है। तो मैंने क्या किया, मुझे जो मोटा मोटा नॉर्मली फंड्स के बारे में मैंने लोगों से सुना है, दोस्तों से सुना है, एंड इन जनरल नाम से ही आपको आइडिया आ जाता है कि ये सालों से ये धंधे चल रहे हैं, ये बिजनेस बहुत टाइम से चल रहे हैं, इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक HDFC ले लिया, ICICI ले लिया, कोटक वाला ले लिया, एक मोतीलाल ओसवाल वाला ले लिया, फिर मैंने एक SBI वाला ले लिया। तो ये 5 फंड मैंने ले लिए। अब इनको मैं जाता हूँ कंपेयर करने अपने वैल्यू रिसर्च वेबसाइट पे। इसको एक बार सेलेक्ट कर लूँ, मैं आया कंपेयर दीज फंड्स पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हाँ, यहाँ पे आप एक साथ सारे फंड्स का आप देख सकते हो कि इसका एग्जिट लोड कितना है, सीधा आप कंपेयर करके देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कितना है, कंपेयर करके देख सकते हो। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। अगर आपने उस शीट में से ही देख के आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मेरे को यही करना है, बिकॉज आप देख सकते हो क्या हो रहा है ना, आप ये शीट डाउनलोड करोगे तो इस शीट पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे भी आपको रिटर्न दिख रहा है, यहाँ पे भी ये क्या है, 1 ईयर का 1 लाख का ग्रोथ है, 1 ईयर SIP का रिटर्न है, 3 ईयर का रिटर्न है, ऐसे अलग अलग रिटर्न दिए हुए। बट कोई भी ये देखेगा तो सबसे पहले ये दिखेगा कि 58% का रिटर्न है, ये तो इस कैटेगरी में टॉप है, तो मैं ये फंड उठा लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ना देखे, बिकॉज ये जो सारे रिटर्न है ना, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एंड में मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा चाहिए तो, कि क्यों डायरेक्टली इन रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, बिकॉज वेबसाइट पे क्या होता है ना, आप एक साथ 5 फंड का साथ में देख सकते हो। तो ये क्या ऐड आ गया बीच में, हाँ, तो ये एग्जिट लोड है। तो यहाँ पे कौन से फंड है, पहले HDFC है, फिर ICICI, कोटक, मोतीलाल, SBI, ठीक है, सबका कैटेगरी सेम है। एग्जिट लोड कितना है, 1111 और 0.10 SBI में। अच्छा है यार, मतलब ऑलमोस्ट सब में 1% का एग्जिट लोड है। बट इसमें मेन की डिफरेंस क्या है पता है, जो सब में ना, मोस्टली सब में ये ब्रैकेट में 365 और ये 30 लिखा है, पता है ये क्या है। वहाँ पे हमने HDFC के जो डिटेल्स थे ग्रो पे, उस पर हमने देखा था कि 1 साल के अंदर अगर आप बेचते हो तो इतना लोड लगेगा। तो ब्रैकेट में वही नंबर ऑफ डेज है, यानी कि HDFC, कोटक और मोतीलाल, इन तीनों फंड में अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। जबकि ICICI और SBI में आपको खुली छूट है कि आपको बस 1 महीने का ही टैट है, आप 1 महीने के अंदर बेचोगे तो ही आपको एग्जिट लोड लगेगा। 1 महीने के बाद आप कभी भी बेचो, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। फिर आप एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करोगे तो सबसे कम आ रहा है इन दोनों का 0.47 और 0.53, कोटक और मोतीलाल ओसवाल। तो ये देख के तो आपको लगेगा कि यार एग्जिट लोड देख के मैंने सोचा था ICICI और SBI अच्छा है, बिकॉज मेरे को वहाँ पे 1 महीने के अंदर निकालता हूँ तो ही मेरे को पैसे लगने वाले। बट वापस बात फिर वही आती है कि आपको क्यों निकालने पैसे। आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, आप पैसा ग्रो करने के लिए आ रहे हो ना, तो आप रखो, बड़ा ही रखो। मतलब अब ज़्यादा जल्दी जल्दी आप रिटर्न निकाल के आप स्टॉक्स के जैसे ट्रेड नहीं कर सकते ना म्यूचुअल फंड्स में। आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ काम लेना होगा। तो फिर 30 डेज़ के अंदर आपको क्यों पैसा निकालना होगा। तो एग्जिट लोड मोटा मोटा सबका आजकल 1 ही होता है,
पहले मैंने बहुत टाइम पहले मैंने देखे थे कि एग्जिट लोड में कुछ डिफरेंसेस हो सकते थे, बट यहाँ पे मेन डिफरेंसेस आपको एक्सपेंस रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से आपने एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कर लिया, फिर आप आ सकते हो। हाँ, यहाँ पे मैं किसी भी फंड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं बताने ये भी नहीं बोलने वाला कि कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, किसमें कुछ 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 नहीं बोलने वाला। मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, और आप वैसे एनालाइज करके खुद अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फंड एज। फंड एज क्या है कि ये फंड कितने सालों से चल रहा है। आप देखेंगे ये चारों फंड, ये चौथा एसबीआई, ये चारों फंड जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 साल से चल रहे हैं, और इस फंड को तकरीबन 5 महीना ही हुआ है, मतलब 4 साल 10 महीना, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 साल हुए। आई एम सॉरी, 5 महीना नहीं, 5 साल होने आए। फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई फील ये बिगिनर के लिए उतना नेसेसरी नहीं है। एक बिगिनर के लिए जो जो नेसेसरी हो चलो बता देता हूँ, बट दूसरे पैरामीटर्स कवर नहीं करूँगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि कितना कितना ज़्यादा उस फंड के अंदर के स्टॉक्स को बार बार चेंज किया जा सकता है। यानी कि 66% अगर एच का दिख रहा है, मतलब यानी कि पूरे एक साल में इस फंड ने सिर्फ 6% अपने पूरे टोटल लिस्ट के सिर्फ 6 या 7% स्टॉक्स को चेंज किया है। कोई 6-7 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो उतने अच्छे परफॉर्म अभी नहीं कर रहे होंगे, पहले करते होंगे तो उनको निकाल दिया, और उससे बेटर परफॉर्म करने वाले कुछ 6-7 स्टॉक्स को उन्होंने ऐड कर दिया होगा ऑन अ स्केल की 100 स्टॉक्स का अगर फंड है तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ना अपने पास ट्रेलिंग रिटर्न्स है। आप रिटर्न्स भी आई वुड से डायरेक्टली देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर रिटर्न को बेसिकली एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये जो 10 साल का 15%, 16%, 18%, 17% है, इसमें तो चलो पूरा 10 साल हुआ ही नहीं है, 5 ही साल हुआ है, तो ये यहाँ पे 3 ईयर्स का दिया हुआ है। ये ना आप बोलोगे यार 10 साल इस फंड में मैंने पैसे लगाए, एच फंड में, और मेरे को सिर्फ 15%, यानी कि 10 साल में अगर मैंने 1,00,000 रुपए लगाए होते तो मेरा फंड का वैल्यू सिर्फ 1,15,000 हुआ होगा। ऐसा नहीं होता। 15% जो है वो एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। हमने सीधा सीधा कितना पैसा डाला, उसके सामने कितना पैसा 10 साल के बाद खड़ा है, उसको जब कंपेयर करते हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है। और जनरली म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स पे जो रिटर्न दिखाया जाता है वो CAGR होता है। CAGR का मतलब क्या है, अपने पहले साल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, पहले साल 10,000 इन्वेस्ट किए, 10,000 था, 10,000 के ऊपर 15% चढ़ाया, तो वो कितना हो गया, 11,500 हो गया। प्लस आप 10,000 डालोगे तो 21,500 हो गया। सो 20,000 पे 15% नहीं लगेगा, अगली बार 21,500 पे 15% लगेगा। यानी कि आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाओगे वैसे वैसे उस पर 15% का रिटर्न बढ़ते जाएगा। तो आप एक सिंपल सा रूल भी ले सकते हो, एक रूल 72 है। रूल 72 यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी रिटर्न को अगर 72 से किसी भी रिटर्न को आप डिवाइड कर दो तो जो अमाउंट आता है, मान लो कि 72 को मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, यानी कि 12% का रिटर्न मिल रहा है मेरे को किसी स्टॉक या फंड में। 72 डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि वो स्टॉक या फंड जिसपे 12% का रिटर्न मिल रहा है वो 6 साल में डबल होने वाला है। यानी कि आप 72 वाले रूल से आप ये देख सकते हो कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। वो आप अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। तो हाँ, ये CAGR का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप रिटर्न कंपेयर कर सकते हो। हमने ग्रो के वेबसाइट पे देखा था कि अब ये HDFC वाला फंड जो है वो कितने सेक्टर्स में कौन कितना कितना पैसा डाल रहा है। ये तो चलो एक हो गया, यहाँ पे भी ग्रो पे भी आप कंपेयर कर सकते हो, पीयर कंपैरिजन, बट जितना मेरे को पता है इसके पीयर कंपैरिजन जो है वो लिमिटेड है। एक बार देखिए ज़रा, कुछ पीयर कंपैरिजन का ऑप्शन है क्या। फिलहाल तो नहीं दिख रहा, शायद निकॉन वाले में देखा था ना। ठीक है, ठीक है, बट आप यहाँ पे आपको अगर पेयर कंपैरिजन मिलता भी है तो लिमिटेड होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि इक्विटी में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, डेट में कितना पैसा लगा हुआ है। फिर आप सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। एसेट एलोकेशन तो नॉर्मल अपना बेस लेवल पे, इक्विटी में कितना, डेट में कितना। फिर आप सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में कितना कितना पैसा लगा हुआ है। जैसे HDFC वाले फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 32% पैसा लगाया,
फिर SBI ने सिर्फ 22% अपने टोटल मनी में से 22% उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में डाला। सो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में कितना कितना पैसा डाला गया। तो आई डोंट थिंक कि इसकी भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी, बट आप थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझते हो कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर आगे फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप एक बार इस पर एक नज़र मार सकते हो। फिर हम होल्डिंग्स पे आते हैं। अब होल्डिंग्स में ना एक कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का। अब जो एडवांस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बहुत साल से पैसा मैनेज कर रहे हैं, एंड उनके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो करोड़ों पैसा डालते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ इतना उनको इन्वेस्ट करना होता है। वो लोग जब पैसा बनाने जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तब एक्सपर्ट्स उनको बोलते हैं कि आप ट्राई करो कि आपके फंड्स में ओवरलैपिंग ना हो। अब मेरा ये पर्सनली मानना है कि किसी भी बिगिनर के लिए अगर आप एक से ज़्यादा फंड में पैसे डालते हो तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होगा तो भी चलेगा। ओवरलैपिंग यानी कि क्या? ओवरलैपिंग यानी कि अब पहला ही स्टॉक देख लो। अब ये टॉप होल्डिंग्स वाला सेक्शन है। टॉप होल्डिंग्स यानी कि पांचों फंड ने कौन से स्टॉक में कितना कितना पैसा लगाया वो है। आप HDFC बैंक देखोगे तो सभी ने इसमें पैसा लगाया। किसी ने 4% लगाया, किसी ने 2% लगाया, किसी ने 6% लगाया, सब ने लगाया। फिर आप ICICI बैंक देखोगे, 5 में से 4 फंड ने लगाया, पैसा लगाया। फिर आप आ जाओ नीचे, यहाँ पे तो थोड़े कम है। इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, SBI है, इन सारे स्टॉक्स में तो 5 में से 4 फंड ने पैसा लगा के रखा है। तो जब आप अगर एक फंड से ज़्यादा फंड में, मल्टीपल फंड में पैसा डालने जाते हो, वहाँ पे स्टॉक्स का लिस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो जाता है, तो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। बट आप देखिए, ओवरलैपिंग उतना ना बिगिनर के लिए मायने नहीं रखता। आप सीखने हैं कि आपको कैसे रिसर्च करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। अगर आप 2 फंड इसमें से सेलेक्ट करना चाहते भी हो, वैसे आपको 2 फंड अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपना जो वो रिस्क वाला कॉन्सेप्ट था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपना जो रिस्क वाला अपना था कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप एक ये कैटेगरी में से एक फ़ंड ले लो और हाई कैटेगरी में से एक फ़ंड ले लो, वहाँ पे थोड़ा पैसा कम डालो। अगर आप इसमें 500 रुपये डालने वाले हो तो इसमें 150 रुपये डालो, 200 डालो। इसमें 2000 डालने वाले हो तो इसमें 500 रुपये डालो, इसमें 5000 डालने वाले हो तो इसमें 2000 डालो। तो अपने अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, हाई और लो का बना सकते हो, मॉडरेट लो का बना सकते हो। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना पता है कि वो कितना रिस्क उठा सकता है। हाँ, तो हम वापस इस पे आते हैं। अगर आपको समझ लो इन दोनों में से ही करना है, चलो यहाँ पे तो एक ही सेक्टर के सारे फंड्स मैंने लिए हैं। कल को अगर आपने समझा कि मैं हाई के 2 फंड लेता हूँ, लो के 2 फंड लेता हूँ और एक मिड कैप का फंड लेता हूँ, और ऐसे अलग अलग फंड से आपने 5 फंडों का लिस्ट बनाया, तो उसमें आप कैसे कंपेयर करोगे? आपको ऊपर के 2-3 स्टॉक ना देखो सेम ही मिलने वाले। आप नीचे आओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, मिड सेक्शन में आओ, आप देखो कि कौन सी ऐसी 2 लिस्ट है जिसमें ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा कम है। वो कैसे देखोगे? सिंपल है, ये डैश सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको कम, सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, अब वो देख लो। अब हम्म, आप ऐसे कंपेयर कर लो, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि HDFC और कोटक को मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जिसमें HDFC ने तो इन्वेस्ट किया है पर कोटक ने इन्वेस्ट नहीं किया है। फिर ऐसे बहुत कम स्टॉक्स है जिसमें कोटक ने इन्वेस्ट किया हो पर HDFC ने ना किया। बट उसके सामने आप अमाउंट भी देख सकते हो, जैसे कि इसमें कोटक ने 3.5% डाला है, इसने सिर्फ 1.25% डाला है। तो आप ऐसे कंपेयर करके देख सकते हो। ओवरलैपिंग को आपको देखना भी नहीं है, आपको बस मोटा मोटा ऊपर का रिटर्न्स कितना है, एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसके हिसाब से देखना है तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ पे बस आप इतना बता रहा हूँ कि कैसे ढूंढना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है। फिर आता है अदर डिटेल्स के सेक्शन में। अदर डिटेल्स में ना, हाँ यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे लिखा है कि पोर्टफोलियो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सीधा देखोगे 5,000 आपने ये सारे ट्रेलिंग रिटर्न्स हो गया, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग, ये सब देख के आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मेरे को तो जाना है ICICI वाले फंड में या फिर SBI वाले में। यहाँ पे आके देखते हो 5,000 है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। बट आप स्टूडेंट हो या फिर आप नया नया ट्राई कर रहे हो तो आपको सिर्फ 500 रुपये डालने, 1000 डालने, 2000 डालने, कम डालने, तो कैसे होगा? आपको ना टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं देखना है, आपको सीधा ये देखना है कि मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट क्या है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप SIP से ही स्टार्ट करो।
और आपका मिनिमम SYP इन्वेस्टमेंट का आपको दिख जाएगा कि कौन से फंड में कितना। देख सकते हैं सब में मिनिमम है, पहले 3 फंड में तो 100 है, बाकी दोनों में 500 है, तो आप वो हिसाब से कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का डिटेल भी मिल जाएगा कि एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, आप यहाँ पे टाइप देख सकते हैं, ओपन एंडेड फंड होता है। ओपन एंडेड फंड यानी कि ये फंड कभी बंद नहीं होने वाला। जब तक वो फंड मैनेजमेंट कंपनी है तब तक ये सारे फंड चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इसमें वो लोग पब्लिक से पैसा लेते रहेंगे और पैसा मार्केट में डालते रहेंगे। बट लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपने 1 महीना डाला, 2 महीना डाला और फिर छोड़ दिया, तो कुछ कुछ AMCs को वो नहीं चलता। तो कुछ कुछ AMCs अपना टाइट रखती है कि आप मिनिमम एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट करो ही, या फिर 12 महीने के लिए तो करो ही। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे 6 है, 6 है, 12 है, 12 है। यहाँ पे आपको लिवरेज है कोटक वाले में, शायद ये कोटक का, हाँ कोटक है, इसमें आपको 1 है। तो ऐसे आप देख सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देख सकते हो, SIP कितना मिनिमम है वो देख सकते हो। विड्रॉल का डिटेल भी है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। ICICI में आप मिनिमम से मिनिमम 1 रुपया भी निकाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे इतना कम होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ठीक है, 100 रुपया, 500, 1000, ठीक है। फिर रिस्क ग्रेड देखा मैंने क्या बोला था, जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स को लोग कंसिडर करते हैं इक्विटी है, पूरा इक्विटी में पैसा डालोगे तो हाई रिस्क नहीं हो गया। यहाँ पे वैल्यू रिसर्च ने, एक्सपर्ट्स वाली वेबसाइट ने इसको एवरेज बोल दिया यार। यहाँ पे तो देखो बिलो एवरेज, लो 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 बोल रहा है। हमने तो इसको मॉडरेट सोच के चूज़ किया था, एंड इनफैक्ट इसी वेबसाइट से कैटेगराइज किया था वो एक्सेल पे। पर ठीक है, ये रिस्क ग्रेडिंग के कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से ये है। बट मोटा मोटा हमको एक्सेल शीट पर पता चल जाएगा कि किसका कितना रिस्क कैपेसिटी है, क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये अपना बेसिक कंपैरिजन था। आप, मेरा ये पूरे वीडियो का पॉइंट यही था कि आप 3-4 चीज़ों पे ध्यान दो। आप रिटर्न्स कितने थोड़ा बहुत समझ लो, एग्जिट लोड कितना लग रहा है वो देख लो, एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है वो देख लो। फिर मोटा मोटा आप समझ लो कि आपको कितने पैसे निकाल सकते हो, कितने पैसे डाल सकते हो, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, वो सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे। अगेन मैं कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे करना है। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं एक कैलकुलेशन भी बना के दिखाऊंगा, तो चलो आपको एक कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, आ गए हम अपने कैलकुलेशन वाले शीट पर। अब देखो, मोटा मोटा जो जितना मेरे को बताना था कि रिसर्च कैसे करते हैं उतना तो मैंने बता दिया। अब ये कैलकुलेशन ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये फॉलो ही करें। और आई वुड सजेस्ट कि बिगिनर्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको रिसर्च करने के लिए अप्लाई ना करें तो ही बेटर है। ये सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आप अभी सीख रहे हो, सीख के आप बाद में खुद का रिसर्च करते करते और नई नई चीज़ें सीखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा उस टाइम पे लाइफ इजी करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब क्या होता है, मैंने CAGR आपको बताया कि CAGR एब्सोल्यूट रिटर्न जितना सेम नहीं होता। हर महीने जितना जितना पैसा डालते जाओगे वो उस हर पैसे पे जब रिटर्न चढ़ता जाता है तब उसको हम CAGR वाला रिटर्न बोलते हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल के लिए कुछ पैसे डाले, चौथे साल में थोड़ा निकाल लिया, फिर वापस 3 साल के लिए मैंने थोड़े पैसे डाले, 8वें साल में मैंने थोड़ा और निकाल दिया। उस केस में जब मैं पैसे डाल भी रहा हूँ हर महीने, और बीच में अचानक किसी दिन पे मैंने थोड़े पैसे निकाल भी लिए, और फिर 10 साल बाद जब मेरा पूरा टोटल वैल्यू खड़ा है, तो उस पर मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा वो कौन बताएगा? वो CAGR तो नहीं बताएगा, वो मेरे को बताएगा मेरा फॉर्मूला एक्सेल पे, XIRR। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सेल कैलकुलेशन ही है। अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है, और आप नॉर्मली जैसे मैंने वेबसाइट पर रिटर्न बताया, आप वो हिसाब से आप कंपेयर करके देख लो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। ये मैंने फॉर्मूला को एक्टिव किया, ये मेरे को वैल्यूज़ मांग रहा है, तो मेरी वैल्यूज़ है जहाँ पे मैं हर महीने 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर मई महीने में मैंने निकाल लिया कितना, 3000। फिर वापस मैंने अगस्त में 4000 निकाला, फिर उसके बावजूद हर महीने 1000 डाले, और एक साल के एंड में, ये 2023 का कैलकुलेशन है, साल के एंड में मेरा वैल्यू 12000 पे खड़ा है। तो ये सारे वैल्यूज़ में भर लूँगा, कमा डाल के ये पूछ रहा है डेट्स डालो, डेट्स डाल दूंगा। फिर ये बोल रहा है गेस करो, मेरे को क्यों गेस करना है, तू बैठा है ना ऑटोमेट फॉर्मूला। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा, ये आ गया। ये फिलहाल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे शायद फॉर्मेटिंग की वजह से होगा।
यहाँ पे करके देखते हैं सेम चीज़। मैंने वैल्यूज़ डाल दिए, डेट्स डाल देता हूँ। जी हाँ, 7.9%। यानी कि ये क्या बता रहा है कि मैंने ये जितना भी मैंने पैसा डाला और निकाला उसके बाद मेरे को मिल रहा है 7.9%। तो ये हो गया छोटा सा XIRR का कॉन्सेप्ट, ये आप कर सकते हैं। अगर नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रिटर्न्स को चेक करो। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने आज क्या क्या सीखा, हम वीडियो के एंड पे आ जाते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने देखा कि कैसे आप फंड्स चूज़ करोगे। फंड चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप समझोगे कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। आप हाई रिस्क टेकर है, मॉडरेट रिस्क टेकर है या फिर लो रिस्क टेकर है। उस हिसाब से हमने देखा कि आप कौन से टाइप ऑफ फंड्स में जा सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, इंडेक्स फंड्स हो, सेक्टर या थीमेटिक फंड हो, वो देख सकते हैं। एक बार आपने वो समझ लिया, फिर आप वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वापस एक बार हम आ जाते हैं उस वेबसाइट पे। हाँ, आप वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे आप फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फंड कंपेयर के आप डायरेक्टली फंड कंपेयर के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रो में ही जाके आप सारे एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो सब देखो, वैसे भी आपको वैल्यू रिसर्च पे मिल ही रहा है। सीधा फंड कंपेयर पे आके आप अलग अलग फंड का नाम जो है वो डाल के आप कर सकते हैं। एंड वहाँ से आपको मैंने बताया कि रिटर्न्स कैसे देखना है, रिस्क रेशियोस हमने नहीं डिस्कस किया, एसेट एलोकेशन क्या है, कौन से सेक्टर में पैसा डाला गया है, अंदर कौन से स्टॉक्स है, ओवरलैपिंग क्या है, ये सब हमने देखा। तो मोटा मोटा हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। सो ये एक बिगिनर के लिए वीडियो था, कैसे मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च करना, एनालाइज करना पसंद करता हूँ, कंपेयर करना पसंद करता हूँ। बहुत बेसिक लेवल का ये वीडियो था। अगर आपको चाहिए कि मैं इसी के आसपास कुछ और पैरामीटर्स को, कुछ और अलग अलग एरियाज़ को कवर करूँ या फिर कुछ एडवांस्ड एनालिसिस का कुछ वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। सो या दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।